Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे हम लोग पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है 16th सेशन है आपका डी प्लस बी के वी एस रीड यूपी टेट। बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन से भी ज़्यादा, और क्वेश्चंस तो हैं ही ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सेशन शुरू हो गया है। आज बहुत बारिश है इधर दिल्ली की साइड, तो थोड़ा बहुत नेटवर्क इशूज़ हो तो मैनेज कर लीजिएगा। कल का पीडीएफ आपको मिल गया है टेलीग्राम चैनल पर, आज वाला भी मिल ही जाएगा। 16th सेशन है पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज़ का। ठीक है बात। सेशन आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर आप बिना कहे कर दीजिएगा, है ना। और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंच पाता है कोई भी सेशन जब लाइव होता है। अगर हम बात करें किसकी, टेलीग्राम चैनल की, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पीडीएफ वगैरह या सेशन जो भी होता है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और पढ़ के समझ के आंसर करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक बार। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। टेक माई नेम प्रियंका उपाध्याय। चलिए आ जाइए। इफ़ ऑल एनिमल्स हैव 4 legs, यानी सभी जानवरों के जो हैं यदि 4 पैर होते हैं, एंड इफ अ टेबल ऑल्सो हैज 4 legs, और एक टेबल है, एक मेज है जिसकी 4 टांगे हैं, देन द टेबल इज ऑल्सो एन एनिमल, यानी यदि सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं और एक टेबल है उसके भी 4 पैर हैं, तो क्या हुआ कि टेबल भी एक जानवर बन गई। ये जो रीजनिंग है ये किसी ना किसी प्रकार का तो तर्क है। ये कैसा तर्क आप इसको कहेंगे? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कॉल्ड? ये जो आर्ग्यूमेंट है ये किस प्रकार का है? अब ऑब्वियसली ये सही नहीं है, बट कुछ ना कुछ रीजनिंग तो बच्चे ने लगाने की कोशिश ही की है। प्याजे तो इसको एक तरह से ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी बोल देंगे, है ना, कि मतलब ये थोड़ा सा इलॉजिकल थॉट के अंदर आ जाएगा, बट हाँ ऑब्वियसली इसमें रीजनिंग इन्वॉल्व है। तो 4 ऑप्शन हैं: इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉगस रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग या फिर डिडक्टिव रीजनिंग। अभी परिकल्पना तो यहाँ कोई साइंटिफिक बात तो चल नहीं रही है, कोई थ्योरी प्रूव करनी है। ठीक। इंडक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले क्या है, रूल दिया हुआ है। रूल क्या है? इफ ऑल एनिमल्स, यदि सभी एनिमल्स की यदि 4 टांगे होती हैं, 4 legs होती हैं, तो एक टेबल जिसकी 4 legs हैं, जिसकी 4 legs हैं, जिसकी 4 टांगे हैं, वो भी एक जानवर हुई। दैट मीन्स रूल से एग्जाम्पल की तरफ यहां जाया गया है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव तो नहीं होगा क्योंकि एग्जाम्पल से रूल नहीं है, क्योंकि ऑल एनिमल्स का मतलब है ये एक रूल मान लिया गया है, एक जनरलाइजेशन को माना है, जिससे हम स्पेसिफिक की तरफ गए हैं जो कि टेबल है। ऑल एनिमल में सभी आ गए, यानी जनरल हो गया। जनरल टू स्पेसिफिक जाना क्या होगा? याद करो, डिडक्टिव मेथड कहलाता है। कायदे में अगर इसको हम एनालॉगस रीजनिंग कहें तब भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये एनालॉजी है। एक चीज में कुछ सिमिलैरिटी देखी, दूसरी चीज से जोड़ दिया, लेकिन एटलीस्ट वो एक तरह की चीजें होनी चाहिए थी। तो बेटर जो ऑप्शन है वो डी है। हालांकि बी गलत नहीं होता, बट बोर्ड ने माना है तो माना है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो एनालॉजी क्या होती है, एनालॉगस रीजनिंग क्या होती है कि आपने एक चीज की एनालॉजी दी दूसरी चीज में समानता दिखाने के लिए, तो वही यहां पे हुआ है। लेकिन क्योंकि यहां रूल की बात कर दी है, सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज को नहीं जोड़ा, रूल भी दे दिया एक तरह से, तो इसलिए मे बी एनालॉगस को इन्होंने नहीं चुना। नहीं तो ये बहुत क्लोजली एनालॉगस के साथ भी जा सकता था। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कल वाला 4 नंबर, फिर से समझा दीजिए। समझा देंगे, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हुई इतने आसान क्वेश्चन में, और तर्क भी लिखे हैं कई लोगों ने। थैंक्स अ मिलियन मैम, आपसे बढ़कर मजा आ गया। अच्छा, हर्षिल ठाकुर, पढ़ाई कीजिए। चलिए बहुत खुशी की बात है, अब पढ़िए। देखिए एक बार फिर है डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि बिल्कुल सही है कि पहले एक जनरल रूल है कि सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं। इससे एक एग्जाम्पल की तरफ गए हैं। क्या है वो एग्जाम्पल? कि यदि एक टेबल के 4 पैर हैं तो ये भी एक जानवर हो सकती है। जरूरी नहीं है ये सही है, ये एनालॉजी सही है, बट जिस रीजनिंग का इसमें इस्तेमाल हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। समझ पा रहे हो ना बात? चलें आगे। आगमनात्मक नहीं कहेंगे इसको, निगमनात्मक कहेंगे। आगमन में तो पहले एग्जाम्पल होता है कि बहुत सारे जानवर देखे, फिर बताया कि ये एक रूल बना दिया कि सभी जानवर के 4 टांगे हैं, तब वो इंडक्टिव होता है। यहां पहले से स्टेट कर दिया कि ऑल एनिमल्स हैव 4 legs। दैट मीन्स एक रूल बता दिया आपको, एक जनरलाइजेशन बता दी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए एक बार।
जो कल वाला वो क्वेश्चन था ना कि सिंगल फैक्टर थ्योरी के यदि एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो किस में अच्छा होगा, सिविक्स में भी अच्छा होगा। ये बात किसका ऑपोजिट है? तो ये बात वन फैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनी फैक्टर थ्योरी, मोनो फैक्टर थ्योरी जिसको एल्फ्रेड बिने ने दिया था उसके जस्ट ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि यूनिफैक्टर थ्योरी ये कहती है यदि एक चीज में अच्छा है ना कोई व्यक्ति, तो वो हर चीज में अच्छा होगा, क्योंकि बुद्धि तो एक सिंगल एबिलिटी है। तो इस तरह से इसको समझना था क्वेश्चन को, जिसको गलत समझ लिया कई लोगों ने और अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है उन लोगों की, है ना भाई। अगर यूनिफैक्टर थ्योरी ये कह रही है कि बुद्धि सिर्फ एक सिंगल तत्व है, एक सिंगल एंटिटी है, तो फिर तो जो इंसान एक चीज में अच्छा है वो सब में अच्छा होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो मैथ्स में अच्छा है वो सिविक्स में अच्छा नहीं होगा, मे बी वो साइंस में अच्छा ना हो। दैट मीन्स बुद्धि कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। आप समझ पा रहे हो उस बात को? चलिए, इन ह्यूमन बींग्स द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज, यानी मनुष्यों में विकास की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो कैसी है? डिस्टल प्रॉक्सिमो, कॉडल टू सेफेलो, सेफेलो टू कॉडल, या ओनली सेफेलो। सेफेल का मतलब खोपड़ी, ठीक। सेफेल का मतलब ये आपका सर, ये तो अंडरस्टूड है। डिस्टल प्रॉक्सिमो तो कुछ होता नहीं है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है और उसका अलग अलग कोई मतलब नहीं है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का अपना ही एक मतलब होता है, दायरा, सेंटर से बाहर की ओर जाना। ये उल्टा ही लिख दिया इन्होंने। कॉडल टू सेफेलो का मतलब है पैर से सर, उल्टा नहीं होता। कॉडल टू सेफेलो नहीं होगा, सेफेलो टू कॉडल जाएगा। इसका नाम जो है पूरा वो सेफेलो कॉडल इसीलिए है क्योंकि सेफेल मतलब आपकी खोपड़ी, सेफेलो कॉडल मतलब सिरोध बदोन्मुखी कह देते हैं इसको। विकास की जो दिशा है, दो दिशाएं होती हैं, एक होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, दूसरी होती है सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल जो है वो सर से पैर की ओर, हेड टू टो जाता है। जो विकास की दिशा है वो सर से पैर के अंगूठे की तरफ जाएगी, यानी जो आपका ब्रेन है, जो आपका सर है, वो पहले डेवलप होता है, जल्दी डेवलप होता है, बाकी के बॉडी पार्ट से नीचे की तरफ विकास जाएगा फिर, ठीक। ओनली सेफेलो नहीं होता, सेफेलो टू कॉडल, सर से पैर तक होती है विकास की दिशा। दो दिशाएं हैं जिनमें से यहां पे सिर्फ एक ही सही है, बाकी सब गलत है। अगर ये प्रॉक्सिमो डिस्टल लिखा होता तो ये सही हो जाता, या दोनों सही हो जाते फिर तो, ठीक। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर से बाहर जाना। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक डायग्राम में, ये देख लीजिए एक बार। ये देखिए, एक डायग्राम देखिए। अगर आपने डेवलपमेंट के चैप्टर देखे होंगे, यहीं अभी मैंने एक कोर्स कराया था लेटेस्ट, लेट्स लर्न पे ही, यूट्यूब पर ही, उसको देखिएगा, मैंने समझाया हुआ है प्रॉपर डिटेल में, वो रीट और यूपीटेट वाला जो कोर्स है। देखिए, सेफेलोकॉर्डल यानी हेड टू फुट, यानी सर से, ये सीधा वाला जो है ये सेफेलोकॉर्डल है, सर से पैर के अंगूठे तक विकास होगा। पहले सर डेवलप होगा, फिर गर्दन संभालनी सीखेगा, फिर बाकी के बॉडी पार्ट पे कंट्रोल आएगा और फिर नीचे पैरों पे कंट्रोल आएगा, ठीक। कोई कह रहा है क्यूट बेबी, हाँ बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की, ये सेफेलोकॉर्डल सिरोध बदोन्मुखी, सर से पैर की ओर, एक दिशा तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। यदि हम बात करें, ये जो सीधा एरो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये सेफेलोकॉर्डल की है। वहीं जो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटीज, यानी केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र क्या है आपका? हार्ट या रीढ़ की हड्डी हो सकती है, ये केंद्र ही तो है, ठीक। रीढ़ की हड्डी हो सकती है, आपका हार्ट हो सकता है ना। बाकी की तरफ पहले आप देखते हैं बच्चा पूरी बॉडी यूज करना सीखता है, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ कंट्रोल आता है, मतलब सेंटर से आउटर बॉडी या एक्सट्रीमिटीज की तरफ, वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये बेसिक है जिसको सीटेट से लेके किसी एग्जाम में आप नकार नहीं सकते, बहुत बार पूछा जाता है। प्रियंका जी ठीक ही हैं, सब मैनेज कर रहे हैं, बस बहुत अच्छा कहना तो गलत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर साजिद द सोशल स्टडीज टीचर गेव एन असाइनमेंट टू हिज स्टूडेंट्स हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जैम्स इन द सिटी। मिस्टर साजिद कौन है? एक सोशल स्टडीज यानी एसएसटी पढ़ाने वाले एक टीचर हैं, सामाजिक अध्ययन के एक शिक्षक हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो वो एक असाइनमेंट देते हैं अपने बच्चों को, हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जैम, यानी जो ट्रैफिक का जाम है, जिसको जाम ही बोलते हैं ना हम नॉर्मल हिंदी में, ठीक। जो इतना ज्यादा ट्रैफिक है शहरों में, उसको अवॉइड कैसे करें, ये एक असाइनमेंट है जिसमें बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरीके सोचेंगे। द टीचर वॉन्टेड टू प्रमोट डैश थिंकिंग, किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देना चाहते हैं टीचर इस एक असाइनमेंट के द्वारा।
थिंकिंग के भी कई प्रकार है ना, बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट थिंकिंग तो ऐसा सच हमने कभी पढ़ी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वे को ही इंटेलिजेंट थिंकिंग कह देंगे, ऐसा कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं है, किसी पे भी लेबल नहीं है इंटेलिजेंट थिंकिंग का। सीटेट की क्लासेस बहुत सारी रिकॉर्डेड ऑलरेडी हैं, कभी कभी बीच बीच में मैं कराती रहूंगी कुछ कुछ, जिस दिन अनाउंस हो जाएगा एक नई क्लास स्टार्ट कर देंगे। और बताओ, इतने प्रीवियस प्लेलिस्ट देखो, पूरी समरी देखो। अगर हम बात करें तो जो इन्होंने असाइनमेंट दिया कि शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचें, ये जो असाइनमेंट है, ये जो टॉपिक है जिस पे बच्चे सोचेंगे कि क्या करें, अगर घर के 4 मेंबर हैं या कोई एक मेंबर जा रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, है ना, साइकिल का यूज कर सकते हैं, पैदल चल के जा सकते हैं अगर आसपास कहीं जाना हो तो, ऐसे व्हीकल्स को ना यूज करें जिनमें धुआं निकलने लग गया, पुराने हो गए हैं। और भी बहुत सारे 70 तरीके बच्चे सोचेंगे, मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे। किस प्रकार के चिंतन को प्रमोट किया गया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर दोनों को किया जाता तो यहां कुछ तो एटलीस्ट अलग लिखा होता कि कोई एक चीज चूज करनी है। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग है जब मल्टीपल वेज सोचने हो, तो बच्चे तो मल्टीपल वेज सोच के लाएंगे, ऐसा थोड़ी कहा मल्टीपल वेज में से एक चूज करना है। यदि मल्टीपल वेज में से एक चूज करना हो तब कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है। देखो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट काम कैसे करते हैं। डाइवर्जेंट है, यहां पूछ लिया ट्रैफिक जाम जो है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, मतलब मल्टीपल तरीके बच्चे सोचेंगे। ये हुई डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचना, अलग अलग दिशा में सोचना, ठीक, जो जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से। ठीक, अगर यहां पे ये भी लिखा होता कि कोई एक तरीका चूज करके बताओ जो बेस्ट हो, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के बाद कन्वर्जेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो ना फाइनल, तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग में मतलब 50 चीजों में से एक चूज करना होता है। कन्वर्जेंट का भी इस्तेमाल करते हैं हम उस सेंस में, लेकिन यहां पे सीधा सीधा प्रमोट किया है टीचर ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को, क्योंकि कोई एक चीज चूज करने को नहीं कहा। ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात जॉय पॉल गिलफर्ड करते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जिन्होंने थियोरी दी थी, उन्होंने क्रिएटिविटी से जोड़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी रचनात्मकता से, अपसारी चिंतन को, दिशाओं में सोचने को, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा है इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से एक चूज करना है आपको, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, कुछ नया तो नहीं कर दिया, कुछ क्रिएटिव तो नहीं कर दिया आपने इसमें, है ना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को यहां प्रमोट किया गया है, अपसारी चिंतन को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, यानी अपसारी चिंतन टेस्ट क्या करता है। मेमोरी का सिंगल करेक्ट आंसर चाहिए क्या इसमें, यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर इंटेलिजेंस। अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बस आपको समझने की देरी है। जो लोग समझ के आंसर करते हैं ना क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को समझ के, एक एक ऑप्शन को समझ के, यदि समझने लायक कुछ है तो उनको क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे। एक टाइम के बाद 100, 200, 500 क्वेश्चन जब आप कर चुके होंगे, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि आंसर निकलते कैसे हैं। व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, यदि सिर्फ आप आंसर पे फोकस करेंगे तो दिक्कत है, समझ के समझेंगे और तब सोचेंगे फिर दिक्कत नहीं है, फिर आप समझने लग जाएंगे पूछा क्या है। व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, यानी टेस्ट क्या करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मान लो अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था मल्टीपल वेज दिए कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें, अलग अलग बच्चे अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे। इससे टेस्ट क्या होगा, बच्चे के अंदर का क्या टेस्ट होगा, ये बता दो बस। डाइवर्जेंट थिंकिंग दिशाओं में सोचने से, मल्टीपल वेज में सोचने से, एक पॉइंट, ओपन एंडेड थॉट भी कहते हैं उसको, मुक्त विचार कह सकते हैं एक तरह से। इंटेलिजेंस तो कन्वर्जेंट से जुड़ी हुई है, जब आपको एक डिसीजन लेना हो, इंटेलिजेंस का टेस्ट तो कन्वर्जेंट में होगा। जैसे इन 4 ऑप्शंस में से इसमें क्या क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि का प्रयोग है, मेमोरी का प्रयोग है, मेमोरी भी नहीं है भाई, इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा ना, याद थोड़ी रखना है कुछ। सिंगल करेक्ट आंसर कन्वर्जेंट का उदाहरण है। जब आपको कोई एक चीज चूज करनी होती है ना, तो ये अभिसारी सोच होती है कि 50 ऑप्शन है, उनमें से एक चूज करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें सिंगल करेक्ट आंसर होगा, 2 नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है। पेडागोजी में एक बार को हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट कोई एक ही होगा। यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस इज द राइट आंसर, कि किसी व्यक्ति की विशिष्टता। भाई हर एक व्यक्ति अपने अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है, ऐसी बात हम क्रिएटिविटी के चैप्टर में कर रहे थे, आज या कल में से बैच की बात है, ठीक। भाई ह्यूमन एबिलिटी है क्रिएटिविटी, हर एक व्यक्ति यूनिक है किसी ना किसी वे में। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जब वो अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, तो उसके अंदर का कुछ नयापन, 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग तरह की सोच प्रदर्शित कर रहे होंगे, तो उसके अंदर की जो यूनिकनेस है, कुछ अलग जो वो सोच सकता है, लीक से हटके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है,
वो निकल करके आएगी। ठीक, तो ये बी ऑप्शन यहाँ सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। What is the approximate age of the concrete operational stage according to Piaget's theory of cognitive development? अब ये इस तरह क्वेश्चन है जो रिपीट होके इधर उधर से निकल आते हैं, इनको आप कितना अवॉइड कर लो, बट ये एक आध नंबर में कहीं कहीं आपको दिख जाते हैं। आपकी ऐप का लिंक सेंड कर दो। कोई ऐप मेरी पर्सनल नहीं है, जो मैंने पहले बनवाई भी थी वो भी बिल्कुल बंद है, उसके भी रीजंस हैं, कभी शेयर करूंगी। करियर विल पर ही होती हैं, अगर कहीं और क्लासेस होती हैं या तो लेट्स लर्न या फिर करियर विल ऐप, बाकी तीसरी जगह कोई भी क्लासेस, कोई भी ऐप, कुछ नहीं है अभी। शायद कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, 2 मिलियन पे बताएंगे। देखो एक बार, आंसर होगा 7 से 12 वर्ष, SPCF। ठीक, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 12, 11 के अबव। 7 से 11 भी कई जगह मिलेगा, उसमें भी कोई गलती नहीं है, एक आध साल ऊपर नीचे ये लोग करते हैं। ठीक है, 7 से 11 भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं माननी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कई बार हमें खेलना होगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम, मतलब कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, याद आ रहा है कुछ? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, RTE एक्ट की याद आ रही होगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यही दिमाग में रहता है हमारे। लागू कब से हुआ होगा ये बता दो बस। देखो गड़बड़ नहीं करनी इसमें, अगर बात इसके एनफोर्समेंट की हो। एक्ट आया कब? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है बट अभी लागू नहीं हुई, तो RTE एक्ट आ चुका था 2009 में ही, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010, 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। एनफोर्स्ड जो है ये केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, तो 2010 से ये शुरुआत हुई इसकी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हुई थी। ठीक, 40 घंटे एक टीचर एक हफ्ते में काम करेगा, इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स। 3 किलोमीटर तक के दायरे में एलिमेंट्री स्कूल होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होगा, इस तरह की चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें। अभी मैंने RTE एक्ट कुछ रिसेंटली कराया, मैं कल बोल रही थी कि पुराने वीडियो, पुराने नहीं, एक नया कोर्स कराया था अभी, रीट और यूपीटेट का, यहीं यूट्यूब पर ही एकदम फ्री, प्लेलिस्ट में एक बार चेक करो। अभी इसको बढ़ा करके इसमें बात चल रही है कि 3 से 14 कर दें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेट्स सी अभी कब हो पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुमानी या फिर इसको हम कहेंगे अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड दिया किसने था, कोई बताना पसंद करेगा? बताओ एक बार, ह्यूरिस्टिक मेथड दिया किसने था? हाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़ के उस समय पे, बाद में वो भी लागू हो गया। बिल्कुल, आंसर करो। HE आर्मस्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ह्यूरिस्टिक मेथड देने वाले व्यक्ति हैं। अन्वेषण मतलब बच्चों को खोज करने का मौका मिलेगा, HE आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, बट याद रख सकते हो आप इस बहाने से। ठीक, HE आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब इतना दिमाग में अजीब संधि विच्छेद चल रहा है ना, ऐसे आर्म स्ट्रॉन्ग, मतलब जिनकी ऐसे आर्म्स में दम था, है ना। वाहियात बातें, आजकल जिम में जाके मेरा दिमाग चल गया, यही बातें करूंगी। खैर देखो एक बार, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, तो ये आपका जॉन डुई से इंस्पायर्ड है और इसको दिया था WH किलपैट्रिक ने। और ये आपका जो कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिससे ये बिलोंग करते हैं, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि पेपर में सिर्फ हिंदी में ही मिला है। समस्या निवारण विधि कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, उस सेंस में हम कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक है, ऐसा नहीं है। इसको इंग्लिश में या तो कुछ और कहेंगे, ये इसका सस्ता ट्रांसलेशन है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, समस्या निवारण यानी प्रॉब्लम एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड में समस्या दी जाती है बच्चों को, फिर वो खोज करते हैं उसका सॉल्यूशन तक जाने के लिए। ठीक है, तो उस सेंस में ये सी मेथड, सी ऑप्शन होगा। इसको खोज पद्धति नहीं कहते जनरली, ये बहुत ही मतलब अजीब सा आंसर दे दिया है, तो ये तो इनके ऊपर आ जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव हो जाते हैं, जिसमें बोर्ड के ऊपर आ जाती हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप में से कई लोग गलत करेंगे इसको। यानी स्कूल एजुकेशन जो है भारत में, उसको मोटे तौर पर आप कितने चरणों में विभाजित करेंगे, जैसे प्राइमरी स्कूल,
फिर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, इस तरह की अगर हम डिवीजन की बात करें, हम सब पढ़े हैं इंडियन स्कूल एजुकेशन से ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में ब्रॉडली क्लासिफाइड यानी मेनली बड़े बड़े कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें कितनी 2 5 4 3 क्या आंसर करना पसंद करेंगे आप बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए खुशी खुशी कुछ सीखने को ही मिला होगा एटलीस्ट अगर आप एक बात भी नहीं सीख लें तो कोई बुराई तो है नहीं और प्रिवीजन हो जाए तो वो और भी अच्छा 4 स्टेजेस हैं इसमें कई सारे आंसर्स गड़बड़ आ रहे हैं 4 स्टेजेस हैं 4 स्तर हैं अगर मैं बात करूं प्राइमरी है फिर उसके बाद अपर प्राइमरी की हम बात करते हैं फिर सेकेंडरी आ जाएगा फिर सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा ठीक जो ब्रॉड कैटेगरी है ऐसे तो अगर हम बात करें फिर तो आजकल तो हम नर्सरी की भी बात कर रहे हैं अभी आने वाले समय में ये बढ़ जाएंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है ये अब तक की बात थी अब ये बढ़ जाएंगे 4 से बढ़ करके 5-6 स्टेजेस में इसको पहुंचा दिया जाएगा मैंने डिस्कस किया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि क्या प्रपोज्ड है अभी के लिए ब्रॉडली जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो बड़ा विभाजन है वो क्या है प्राइमरी जिसमें 1st to 5th को काउंट कर लेते हैं हम है ना अपर प्राइमरी वैसे तो इसको एलिमेंट्री कहते हैं बट फिर भी कुछ हद तक इसमें 6th to 8th वालों को भी ये कह देते हैं अपर प्राइमरी समटाइम्स और कुछ सोर्सेज हैं जो मानते हैं सेकेंडरी जो फिर आपका 8th to 10th वाला हो गया 9th 10th बोलेंगे बेसिकली 8th to 10th नहीं बोलेंगे हायर सेकेंडरी जिसको 11th 12th हम कह रहे हैं ठीक है तो इस तरह से अभी की तो स्थिति यही है बाकी देखिए आगे जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो क्या रहेगा इसको एलिमेंट्री लेवल भी बोलते हैं अपर प्राइमरी को तो कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार व्हाट इज जीरो करिकुलम अब शून्य को जीरो कहेंगे या न्यूट्रल कहेंगे ये तो इंग्लिश में इन्हें पता होगा बोर्ड वालों को ही व्हाट इज जीरो करिकुलम curriculum which has zero objective courses that students do not learn course that uses void methods curriculum that teachers do not teach zero curriculum क्या कहेंगे आप हिमांशु कह रहे हैं क्या कह रहे हो हिमांशु कि आप क्या पढ़ाते हैं आपके मोटिवेशनल वीडियोस देखें अभी तो शुरू भी नहीं किए बनाने दूसरे चैनल पे कुछ कुछ देखने को मिलेगा आपको वो तो बीच में से कट कर करके निकाल के लगा देते हैं आप लोग अरे बहुत बढ़िया हिमांशु बंसल मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये जो थोड़ा बहुत टॉपिक है पेडागोजी है बताइए आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर आंसर होगा करिकुलम दैट टीचर्स डू नॉट टीच उसके अलावा भी तो हम एक्टिविटीज होती है ना आपके करिकुलम में जो पाई जाती हैं वॉइड मेथड क्या होते हैं शून्य विधि क्या होती है कोई शून्य विधि पढ़ी है आज तक तो ये हम पढ़ाने के अलावा भी तो करिकुलम में सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जिनको हम जीरो कह देंगे व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम करिकुलम के निर्धारक कौन से तत्व हैं मतलब जिनके आधार पर करिकुलम बनाया जाता होगा पहला है ऑब्जेक्टिव्स मेथोडोलॉजी इवेल्युएशन बेसिक नीड्स सोशल एस्पेक्ट्स कल्चरल फैक्टर्स स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन इंडिविजुअल अटेंशन एंड सोशल नीड्स ध्यान से आंसर कीजिए फटाफट से फिर हम आगे बढ़ेंगे बोर्ड तो क्लियर होगा बिल्कुल क्लियर होगा बस आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए देखने की हर्षित अच्छा ओके डिम्पल गोहिल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रीट के बारे में भी बता देंगे इतने वो कोर्स देखिए और भी कुछ अगर काम का होगा तो बिल्कुल बता देंगे हम्म चलो फिर आगे बढ़ते हैं कितने क्वेश्चन है आज 15 क्वेश्चन हैं स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन नहीं करिकुलम किस बेसिस पे निर्धारित किया जाता है तो जो हमारे बेसिक नीड है उस जगह की जैसा करिकुलम इंडिया में है वैसा जरूरी तो नहीं है बाहर भी सेम हो अलग अलग सिटीज इवन मतलब नेशनल लेवल पे तो चलो हम कोशिश करते हैं एक तरह से लेकर के चलें चीज़ों को बट उसमें भी अंतर मिल जाएगा आपको वहाँ की सराउंडिंग वहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं उस जगह की या उस कल्चर की या उस सोसाइटी की है ना सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं वहाँ के उसके बेसिस पे करिकुलम बनाया जाएगा नाइजीरिया में अलग होगा अमेरिका में अलग होगा मतलब करिकुलम का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो हम कराते हैं स्कूल के अंदर
पैर रखने से लेके और हर चीज इसमें शामिल हो जाएगी, चाहे वो फिर आपका सिलेबस हो, चाहे वो आपकी अदर एक्टिविटीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेसी परमानेंट एब्सेंस ऑफ द लर्निंग ग्रुप इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लर्निंग प्रोसेस सो दैट पीपल आर यूजुअली टॉट एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट इन ग्रुप्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ओकेजनल मीटिंग्स इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब ये क्वेश्चन आसान है बट इतना बड़ी कहानी बना दी है इस क्वेश्चन में कि अच्छे खासे को ये कंफ्यूज कर सकता है। अगर इसमें आप कोई एक की टर्म पकड़ लें तो शायद आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, करिकुलम एक ब्रॉड एरिया है, कभी मौका लगेगा तो करिकुलम का टॉपिक भी कर लेंगे। 3100-3200 लोग देख रहे हैं, 2400 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ जाओगे? आज बारिश हुई है दिल्ली में। हाँ, बहुत खूब बारिश हुई है ना। आप में से कोई हंस तो नहीं रहा? पीजे था ये, बहुत ही बेकार वाहियात। देखो एक बार देखो एक बार क्वेश्चन देखो, द क्वेसी परमानेंट एब्सेंस ऑफ, क्वेसी परमानेंट का होता है बेसिकली पार्टली, यानी कि जो फुल टाइम नहीं है एक तरह से। ठीक, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। क्वेसी परमानेंट यानी जो फुल टाइम नहीं है। एब्सेंस ऑफ द लर्निंग ग्रुप इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लर्निंग प्रोसेस सो दैट पीपल आर यूजुअली टॉट एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट इन ग्रुप्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ओकेजनल मीटिंग्स। ओकेजनल मीटिंग होती है, कभी कभी आप इंडिविजुअली भी असाइनमेंट सबमिट करने चले जाते हैं, है ना। पार्टली आपको क्लासेस मिल रही हैं, पार्टली छुट्टी है। ठीक, ये क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ऐसा होता है ना, कभी वीकली क्लासेस हैं, कभी कोई आप असाइनमेंट देने गए, अपना कुछ और किताबें लेने चले गए, जरूरी नहीं है ग्रुप में ही सब एक साथ ही जा रहे हैं। ठीक, तो पार्टली परमानेंट है। वेब बेस्ड में तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं, वेब बेस्ड का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज अ चाइल्ड यूज टू सॉल्व अ मैथ्स पजल। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें समझने लायक चीजें होती हैं, इवन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, जैसे लास्ट वाला था। बताइए, आएगा सीटेट भी आएगा जी। पवेंद्र क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ, जाला नाम है आपका, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज अ चाइल्ड यूज टू सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम। एक गणित की समस्या सॉल्व करने के लिए, एक पजल को सॉल्व करने के लिए गणित के, बच्चा क्या यूज करेगा? कंडीशनिंग मेथड, क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड, ऑपरेंट मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड? बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। भाई कंडीशनिंग से कौन सा गणित सॉल्व होगा? एक पजल है जिसमें उसको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। वो ट्राई करेगा, फेल होगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर से फेल होगा। यहाँ टीचर वीचर की तो कोई बात हुई नहीं है, तो सिंपल है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, जिसकी बात कौन करते हैं? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक करते हैं, जिनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स, वर्क experience and national service and science education and research are the recommendations given by which committee? बताइए। क्वेश्चन है, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब सबको अवसर मिले सीखने का, एजुकेशन का। जो अलग अलग टैलेंट रखने वाले बच्चे हैं उनको पहचाना जाए। कई बार तो हमारे देश में क्या होता है कि पहचान ही नहीं पाते कि किसमें क्या टैलेंट है, उसको उस तरह से फिर हम आगे मोल्ड कर पाए। वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस एंड साइंस एजुकेशन, इन सब की बात कहां हुई? एनपीई, कोठारी कमीशन, एनसीएफ या एजुकेशन कमीशन? सब अपनी मर्जी से तुक्के लगा रहे हैं। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात जमानों पहले हो गई थी, किसमें? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, बस एनसीएफ तक रट के मत बैठो, कभी कर भी लेंगे एनपी की बात आई तो, ये पुराने वाली एनपी ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एक तरह से, थर्ड लास्ट बोल लीजिए। Which term is generally used to describe the method and practice of education of students with particular learning difficulties, mental health issues, specific disabilities, physical और developmental? इस तरह की समस्याओं को डिस्क्राइब करने के लिए जो एजुकेशन है, उस पर्टिकुलर एजुकेशन को क्या कहेंगे? बताइए। यहां पे नॉर्मल बच्चे की बात ही नहीं हुई, अगर आपने ऑप्शन पढ़ा हो तो। कौन से शब्द को विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, विशिष्ट विकलांगता या दिव्यांगता, शारीरिक या विकासात्मक कोई भी हो, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, फिजिकल डिसऑर्डर हो, मतलब प्रॉब्लम्स की ही बात हो रही है। किसी को लर्निंग डिफिकल्टी है, मेंटल डेफिसिट है,
यहाँ गिफ्टेड की या हर तरह की बच्चे की बात नहीं हुई, नॉर्मल बच्चे की भी बात नहीं हुई, स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स स्पेशल चाइल्ड की बात हो रही है। तो स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। इंक्लूसिव की बात के लिए सभी तरह के बच्चे लिखना जरूरी होता है, इनको पढ़ाया जाना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, लेकिन जहां पे पूछा है कि ये सब किससे संबंधित है तो स्पेशल एजुकेशन से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल करिकुलम, यानी सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए एक बार, सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल करिकुलम, यानी समाज के भी तो कुछ एस्पेक्ट हम जोड़ते हैं ना। अभी हमने बात की थी करिकुलम को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं, सामाजिक पक्ष को इंक्लूड करेंगे, कल्चरल एस्पेक्ट को इंक्लूड करेंगे, तीसरा क्या था, जो बेसिक नीड्स हैं उस जगह की उनको इंक्लूड करेंगे। बताइए एक बार भाई, सोशल करिकुलम या सोशल एस्पेक्ट को ऐड करने का सीधा सा मतलब क्या है, मीटिंग सोशल नीड्स, ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी, टीचिंग सोशल साइंस, ये सब कवर नहीं हो जाएंगे सोशलाइजेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अगर सामाजिकरण होगा तो जो समाज की नीड्स होंगी वो भी कल को फुलफिल होंगी, चेंज भी आएगा। सोशल साइंस का तो यहाँ खैर कोई पॉइंट ही नहीं था, उस तरह से तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं है हमसे। तो इट्स बेटर कि हम सोशलाइजेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के भीतर सामाजिकरण, एक दूसरे से जुड़ पाए, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे तो समाज जुड़ेगा, चेंज भी आएगा कल। तो ये मेन पर्सपेक्टिव है सोशल करिकुलम का। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, साथ साथ अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो पीडीएफ है आज की विद आंसर्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न स्क्वाड। टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे, 3,24,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं वहाँ। रियल चैनल से जुड़िएगा, फेक से जुड़ जाएंगे तो वो आपसे कुछ कमाने वमाने की भी बातें कर लेंगे, या हो सकता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं ले पाऊंगी। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आज के कितने ठीक हुए ये आप मुझे बता दीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगी अभी के अभी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक, आप सभी का धन्यवाद, आप इतनी रात को जुड़े। कल फिर से मिलेंगे 9:30 ही। ठीक, चलिए एक मिनट को, 11 आउट ऑफ 15, या अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अरे धन्यवाद। नाम तो आपने रखा है फेक स्माइल और बात खुशी का करते हो, हैं फेक स्माइल की क्या ज़रूरत है। दी मैंने आपकी ओल्ड वीडियो से पढ़ाई पढ़कर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ ऋचा सिंह, वो एक तरह से क्या कहें, मतलब एक खजाना है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, है ना। चलो फिर टेक केयर, कल मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। चलो टेक केयर, बाय, गुड नाइट।